लास्ट क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने ओलिगोपोली पढ़ा था, मतलब उसके नोट्स को हम लोगों ने लिखा था, isn't it? ओलिगोपोली। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। यस सर। उसको तो समझाना पढ़ है के सर आए हैं अभी। आप लोग? तो ना पढ़ के ना। आए हैं आप? यस सर। एक बार रिवाइज कर लीजिए जल्दी। गो थ्रू ऑल द पॉइंट्स वेरी माइन्यूटली। ये घर से ही करके आना था आप लोगों को।
हो गया क्या? इज इट डन क्लास? अनम्यूट कर सकते हो तुम लोग अपने आप को? यस सर, वही बोलो तो कैसे अनम्यूट है नहीं क्या? हो पा रहा है सर। नहीं, हो गया सर, हो गया। और क्वेश्चन यही था सर, जैसे तीसरा नंबर पॉइंट है, पूछे कि रहने दे, पूछ ही लेते हैं। तीसरा नंबर जो पॉइंट है सर, उसमें आप कह रहे हैं कि जो इसका जो पॉलिसी, सॉरी मतलब ओलिगोपोलिस्टिक का जो पॉलिसी वगैरह होता है, वो इंटरडिपेंडेंस होता है, एक का दूसरे से कोई मतलब नहीं होता है। वही सर मतलब जो सिक्स पॉइंट है, उसमें आप लिखवाए हैं कि सर मतलब सब फर्म जो है सर, सबका कॉमन पॉलिसी होता है। तो जब कॉमन हुआ तो फिर वो तो इंटरडिपेंडेंस हुआ ना सर। नहीं समझे आप? मतलब तीसरा पॉइंट जो है उसमें आप लिखा है कि वो इंटरडिपेंडेंस नहीं होता है, ठीक है, कौन एक बोला दूसरे कि पर नहीं निर्भर होता नहीं है? होता है। इंटरडिपेंडेंट होता है। तुम क्या पॉइंट लिखे हो? पॉइंट पढ़ो, पॉइंट नंबर 3। मतलब वही इंटरडिपेंडेंट होता है, चलिए। और लेकिन उसके बाद आप लिखवाएं कि इट मींस द डिसीजन पॉलिसी एंड प्लान ऑफ वन फर्म इज इंडिपेंडेंट अपॉन द पॉलिसी एंड प्लान ऑफ द अदर फर्म। मतलब दूसरे फर्म से वो आजाद होता है, उसको कोई मतलब नहीं होता है। यही ना होगा सर? इंडिपेंडेंट कहाँ लिखाए हैं? डिपेंडेंट लिखा है। अच्छा, डिपेंडेंट, हम इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का लिखे हैं इसीलिए तो। डिपेंडेंट है वो। इंडिपेंडेंट कहाँ से होगा? हम लोग सारे पॉइंट्स को एक बार रिकैप कर लें। और जैसा हम लोगों ने लिखा कि ओलिगोपोली जो फॉर्म ऑफ मार्केट है, वो एक ऐसा फॉर्म ऑफ मार्केट है जो कि इम्परफेक्ट कंपटीशन है। यहाँ पर इसमें आपको इम्परफेक्ट कंपटीशन देखने को मिलेगा। ओलिगोपोली इज अ टाइप ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। अब इम्परफेक्ट कंपटीशन में भी ये बड़ा रियलिस्टिक फॉर्म ऑफ कंपटीशन। अब रियलिस्टिक फॉर्म ऑफ कंपटीशन का मतलब क्या? जैसा मैंने लिखवाया आप लोगों को कि यहाँ पर जो फर्म होगा वो फ्यू फर्म्स होगा। फ्यू फर्म्स, फ्यू फर्म्स, लार्ज फर्म्स नहीं होगा। बहुत फर्म का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? सेलर्स। फर्म का मतलब हुआ सेलर्स, यानी कि विक्रेताओं की संख्या जो है वो लिमिटेड होगी। अब फ्यू का मतलब भी मैंने लिखवा दिया। फ्यू का मतलब काउंटेबल होना चाहिए, जिसको आप काउंट कर सके। तो आप कहेंगे सर काउंट करने के लिए तो कुछ भी काउंट किया जा सकता है। तो काउंटेबल का जो क्वांटिटी है, जो नंबर है, वो कह रहा है 2 to 10 होना चाहिए। इट शुड रेंज फ्रॉम 2 to 10। यानी कि फ्यू फर्म्स, सेलर्स, जिनकी संख्या 2 से 10 होती है यहाँ पर। तो इसी मार्केट को हम लोग ओलिगोपोली मार्केट कहते हैं। और यही 2 से 10 फर्म की जो संख्या है, ये आपस में कॉम्पीट करते रहते हैं। दे स्टार्ट कॉम्पीटिंग। जो दूसरा पॉइंट हम लोगों ने लिखा कि यहाँ पर ये जो मार्केट है, इसमें कंज्यूमर्स के पास बहुत वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल होता है। वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट। अब ये वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट क्यों होता है? वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट इसलिए होता है क्योंकि प्रोडक्ट होमोजीनियस भी होता है। प्रोडक्ट होमोजीनियस भी होता है और प्रोडक्ट हेट्रोजीनियस भी होता है। अब ये होमोजीनियस का मतलब, हो सकता है जो मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूं, एकदम वैसा ही प्रोडक्ट या वही प्रोडक्ट कोई दूसरा फर्म भी बेच रहा हो। तो मार्केट में होमोजिनिटी है प्रोडक्ट को लेकर। हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट भी है। हेट्रोजीनियस कहने का मतलब क्या हो गया? प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट। व्हाट आई एम सेलिंग is not being sold by others. The products are different. But despite the products being different, all the products are acting as close substitutes. सभी प्रोडक्ट एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट के तौर पे काम कर रहे हैं। तो इस तरीके के मार्केट में बहुत वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। और कस्टमर्स की चांदी है यहाँ पर। कस्टमर्स को बहुत मतलब फायदा होता है। क्यों?
क्योंकि कस्टमर्स किसी भी सेलर से परचेज करेगा, उसके पास सिलेक्शन का चॉइस बहुत ज्यादा होता है, जो कि उसको हेल्प करेगा किस चीज के लिए, अपने वांट को और डिजायर को सेटिस्फाई करने के लिए। पॉइंट नंबर जो 3 लिखा हम लोगों ने यहां पर, फ्री एंट्री, ध्यान से सुनिएगा, ये पॉइंट कहने के लिए फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, मैंने लिखवाया भी है फ्री एंट्री एंड एग्जिट, लेकिन एंट्री और एग्जिट उतना आसान नहीं है, थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन है, थोड़ा डिफिकल्ट है इस तरीके के मार्केट में एंट्री लेना। क्यों? क्योंकि जो फर्म ऑलरेडी पहले से है और जिसकी संख्या बहुत थोड़ी सी है, वो शायद आपको मार्केट में इतनी आसानी से एंट्री न लेने दें, आपको थोड़ी परेशानियां हो मार्केट में एंट्री लेने की। जितना फ्रीडम एंट्री का आपको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में था, परफेक्ट कंपटीशन में था, उतना फ्रीडम आपको ओलिगोपोली मार्केट में नहीं मिलेगा। एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है थोड़ी बहुत। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि नंबर ऑफ जो फर्म्स है वो काफी स्मॉल है, और ये जो स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स है वो नहीं चाहेगा कि कोई नया फर्म आए और उसके मार्केट को बिगाड़े। इसलिए वो क्या करता है, यहाँ पे एंट्री के ऊपर थोड़ा सा बैरियर लगाने की कोशिश करता है, जैसे भी लगा पाए वो, लेकिन ये लोग मिलके एंट्री के ऊपर बैरियर अवश्य लगाते हैं। लेकिन फिर भी एंट्री भी फ्री है और एग्जिट भी फ्री है। अब आइए, जो हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि यहाँ पर इंटरडिपेंडेंस है, इंटरडिपेंडेंस। अब ये इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज दिस इंटरडिपेंडेंस? इंटरडिपेंडेंस का मतलब आश्रित होना, एक दूसरे पे निर्भर होना। सपोज करें कि अगर आपने चेस चेस का गेम आपने खेला होगा, तो अगर आप कोई भी चाल चलते हैं तो चाल चलने से पहले आप ये सोचते हैं ना कि अगला क्या चलेगा, अगले की चाल क्या होगी। क्या आपका चाल, क्या आपकी जो चाल रहती है, आपका जो मूव रहता है वो इंडिपेंडेंट रहता है आपके अपोजिट प्लेयर से? द आंसर इज नो। आप सोचते हैं, आप एक स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करते हैं कि भाई अगला मैं ये चलूंगा, अगला ये चलेगा, तो उसका रिस्पॉन्स क्या होगा। तो इंटरडिपेंडेंस हुआ। ठीक उसी तरीके से जब आप ओलिगोपोली मार्केट की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी हर फर्म की जो पॉलिसीज है, हर फर्म का जो प्लानिंग प्रोसीजर है, हर फर्म के जो प्लान्स है, डिसीजंस हैं, वो सब एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। कोई व्यक्तिगत तौर पे या स्वतः ये कहे कि मैं मतलब एक स्वतंत्र रूप से दूसरे को कंसिडर किए बिना अगर मैं निर्णय लूं और मार्केट में सरवाइव कर पाऊं, तो ऐसा शायद पॉसिबल नहीं है इस मार्केट में। इसीलिए मैंने लिखवाया कि द डिसीजंस, प्लान्स एंड पॉलिसीज ऑफ ऑल द फर्म्स आर dependent on each other. No policy can be formulated without considering the other firm's policies, other firm's decisions या other firm plans. उसको आप implement नहीं कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट में कहता है ग्रुप बिहेवियर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रुप बिहेवियर। ये ग्रुप बिहेवियर का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे चूंकि नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स बहुत कम, या वो जो सेलर्स हैं बहुत लिमिटेड है, इसलिए लोग यहाँ पे एक ग्रुप की तरह काम करते हैं। ग्रुप की तरह काम करने का मतलब क्या हुआ? ग्रुप की तरह काम करने का मतलब हुआ कि आप ग्रुप में दो तरीके से काम कर सकते हैं। पहला, आप एक कॉमन पॉलिसी बनाएंगे। कॉमन पॉलिसी बनाएंगे कहने का मतलब आप पहले से ये डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हम लोग इसी मार्केट में हैं, थोड़े से फर्म हैं, हम लोग आपस में कंपटीशन करेंगे तो कैसे काम चलेगा। हम लोग ये कहते हैं कि भाई वी विल सिट टुगेदर, प्रिपेयर अ कॉमन पॉलिसी, कॉमन प्लान, और उस कॉमन पॉलिसी, कॉमन प्लान को सब कोई फॉलो करेगा विदाउट कॉम्पीटिंग विद ईच अदर। तो ये हो गया कॉमन पॉलिसी। अब नंबर बी क्या हो गया कि सेलेक्टिंग अ मार्केट लीडर, selecting a market leader। अब इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ, selecting a market leader? अब ये selecting a market leader का मतलब समझो। मतलब ये हुआ ना कि ये जो 2 से 10 है, इसमें से क्या सभी फर्म का मार्केट पे सेम कंट्रोल होगा? सभी फर्म का क्या मार्केट में सेम शेयर होगा?
मार्केट में कंज्यूमर बेस सेम होगा? द आंसर इज नो। इनमें से कुछ फर्म बहुत बड़ी होगी, कुछ छोटी होगी और कुछ बहुत छोटी होगी। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग आपस में बैठते हैं और ये कहते हैं कि भाई जो सबसे बड़ा फर्म है, जो सबसे बड़ा प्लेयर है, उसको हम अपना लीडर मान लेते हैं। उसके लिए एक वर्ड और मैंने लिखवाया, डोमिनेंट। डोमिनेंट मतलब जिसका वर्चस्व हो, जो मार्केट में बाकियों के ऊपर हावी हो, जिसमें मार्केट का शेयर ज्यादा हो, कंज्यूमर उनके पास ज्यादा आते हो, तो वो डोमिनेंट फर्म को आप आइडेंटिफाई करते हैं। आप उनको एक मार्केट लीडर की तरह स्वीकार लेते हैं कि ये मेरे नेतृत्व, मतलब हम लोग इनके नेतृत्व में काम करेंगे। और आप व्यक्तिगत, बाकी जो फर्म होगा वो अपना कोई व्यक्तिगत फिर पॉलिसी नहीं बनाएगा, जो ये मार्केट लीडर की पॉलिसी है उसी पॉलिसी को सारे लोग फॉलो करेंगे, कोई इंडिविजुअल पॉलिसी नहीं होगी। लेकिन ऊपर वाले में क्या था, ऊपर वाले में किसी व्यक्तिगत या किसी फर्म विशेष की पॉलिसी को आप फॉलो नहीं करेंगे, बट द मैटर ऑफ फैक्ट इज कि ऑल द फर्म्स, all the owners will sit together and come to a common policy, जिससे किसी का अहित ना हो, चाहे वो बड़ा फर्म हो या छोटा फर्म हो, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सभी लोग एक समान हैं और सब कोई एक सामान्य नीति के ऊपर काम करेंगे। आगे, ये जो मार्केट है, ये मार्केट इतना रियलिस्टिक है कि इसके ऊपर कोई कॉस्ट रिलेटेड प्रिंसिपल्स या प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू कॉस्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ कॉस्ट हो जाए, या फिर रेवेन्यू हो जाए, या फिर प्रोडक्ट हो जाए, ये सब लागू ही नहीं होगा। क्यों नहीं लागू होगा? क्योंकि ये इतना रियल फॉर्म ऑफ मार्केट है कि यहाँ पे ये सारी चीजें लागू नहीं हो सकती। ये इतना रियल फॉर्म ऑफ मार्केट है कि प्रिंसिपल्स को एनालाइज करने और उसको फिर इंटरप्रेट करके उसके ऊपर काम करने का वक्त ही नहीं है। इसलिए एक इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे, स्वीजी, प्रोफेसर स्वीजी उनको हम लोग कहते हैं, प्रोफेसर स्वीजी, SWEEZY। ये प्रोफेसर स्वीजी ने कहा कि हम लोग ओलिगोपोली को सबसे बेहतर तरीके से जो डिफाइन कर सकते हैं, वो डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ किंग, विद द हेल्प ऑफ अ किंग डिमांड कर्व। किसके सहारे हम लोग कर सकते हैं? किंग डिमांड कर्व के सहारे हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, किंग डिमांड कर्व। ठीक है, तो अब आइए हम लोग किंग डिमांड कर्व के ऊपर आते हैं। एक काम कीजिए, किंग डिमांड कर्व पढ़ने से पहले इसके पहले वाला जितना भी हम लोगों ने लिखा है उसको आप दोबारा से रिवाइज कर लीजिए। अनीशा, अनम्यूट करो। यस सर। हाँ सर बोलो। ये 6 नंबर पॉइंट ग्रुप बिहेवियर का पहला पॉइंट है। इसमें सारे फर्म्स एक साथ बैठ के एक कॉमन पॉलिसी बनाते हैं और उन्हें फॉलो करते हैं।
जिसके कारण उनके बीच में कंपटीशन नहीं होता है सर। लेकिन इसी का नहीं होता है। कॉन्ट्रडिक्शन हो जा रहा है सेकंड पॉइंट कि इट इज डिफाइंड एज द कंपटीशन अमंग फ्यू सेलर्स। हाँ, तो कंपटीशन अमंग फ्यू सेलर्स मतलब जब मार्केट में है तो लोग कॉम्पीट कर रहे हैं। अब देखो, कंपटीशन कंपटीशन नहीं होने का मतलब ये नहीं हुआ कि लोग मतलब कस्टमर्स को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। कॉमन पॉलिसी के ऊपर काम करेंगे, प्राइस सेम होगा, कस्टमर्स को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। कंपटीशन होगा कैसे नहीं? प्रोडक्ट जब डिफरेंट है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट है, तो कंपटीशन तो होगा ही, लेकिन किसी को हर्ट करने का कंपटीशन नहीं होगा। मींस पॉलिसी सेम होगा बट प्रोडक्ट को लेके कंपटीशन रहेगा। हाँ, बिल्कुल रहेगा। सर बट यहाँ प्रोडक्ट भी तो होमोजेनियस है और हेट्रोजेनियस है, बट फिर भी वो सब्स्टिट्यूट होता है एक दूसरे के। हाँ, तो अगर हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट है तो जिनका प्रोडक्ट हेट्रोजीनियस है वो लोग आपस में कॉम्पीट नहीं करेंगे। यस सर, वो करेंगे, और होमोजेनियस हुआ तो नहीं करेंगे। नहीं, वो भी करेंगे ताकि अपना सेल्स बढ़ा पाए, हम अपने सेल्स को बढ़ा पाए। सर अगर अरे होमोजेनियस हुआ, सिंपल सा, प्रोडक्ट भी सेम है, पॉलिसी भी सेम है, तो फिर कंपटीशन कैसे हो? देखो बताते हैं। तुम सब्जी मंडी में गई, दो यस आलू प्याज वाला है, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे है, ठीक है, तो वो क्या यस सर। करता है? वो अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए काम नहीं करता है क्या? यस ये सर लोग आपस करते में हैं। कॉम्पीट नहीं करते हैं क्या? करते हैं ना। प्रोडक्ट तो होमोजीनियस करते है, हैं, प्राइस यस भी सर। मोटा मोटी सेम है, तो फिर यस ओके। प्रोडक्ट होमोजेनेटिक एंड प्रोडक्ट हाइड्रोजेनेटिक, कौन लिखा था जी? प्रोडक्ट होमोजेनेटिक एंड प्रोडक्ट हेटेरोजेनेटिक में क्या डिफरेंस है सर? ऋतिक, तुम ऐसा ऐसा सवाल पूछते हो ना कि हमको मतलब लगता है कि तुमको पीछे का चीज समझ में आया कि नहीं आया पता नहीं। आ रही बात समझ में? तुम्हारा सवाल मतलब इस तरीके का होता है जिससे हम लोगों को डाउट होने लगता है कि पीछे की चीजें समझ में आई कि नहीं आई। परफेक्ट कंपटीशन में क्या था? कोई बताएगा? ऋतिक का सवाल है कि प्रोडक्ट होमोजेनिटी और प्रोडक्ट हेट्रोजेनिटी में क्या अंतर है? कोई डिफरेंस बताएगा? सबको अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। यस सर, प्रोडक्ट होमोजेनिटी का मतलब प्रोडक्ट सेम होंगे, और और हेट्रोजेनिटी हेट्रोजेनिटी का मतलब होंगे बट डिफरेंट वो प्रोडक्ट्स होंगे। यस सर, ये सर परफेक्ट कंपटीशन में आप बताए हैं सर इसके बारे में कि होमोजेनिटी जो होगा सर वो एक प्रकार का होगा, उसके मतलब सर कंपनी अलग होगा सर, लेकिन मटेरियल एक होगा। और हेट्रोजेनिटी में सर वो अलग अलग होंगे। यही हुआ सर प्रोडक्ट ऑफ होमोजेनिटी एंड प्रोडक्ट ऑफ हेट्रोजेनिटी। शेप एंड साइज क्वालिटी सब मेजर मेजर करता है सर। यस सर। मतलब अब आप बताइए, अगर इस तरीके का सवाल मार्केट चैप्टर के अंत में कोई पूछे, मतलब इसका मतलब कि उसके पीछे का कुछ भी नहीं समझ में आया। होमोजीनिटी का मतलब क्या हो गया? जब सेम प्रोडक्ट है, परफेक्ट कंपटीशन का केस है, सेम प्रोडक्ट है। हेट्रोजीनिटी है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, डिफरेंट प्रोडक्ट है। मतलब इस तरीके का सवाल पूछने से अगर नहीं समझ में आता तो तुम पहले ही पूछो। खैर सर, सीरियस बात बहुत हुआ सर। कहना है सर, ये जो ये म्यूट करने वाला जो सिस्टम है सर, ये सर कुछ अलग लग रहा है सर, आपके पीरियड में ये कुछ शोभा नहीं दे रहा है मतलब। छोड़िए भाई, तो वह दे इसको रहा सर है। बोलने दीजिए सर, मतलब व्हाट रीजन बिहाइंड इट।
छोड़िए। क्योंकि लोगों को बार बार मना करने के बावजूद भी लोग को समझ में नहीं आता है। लोगों का पीछे से और आवाज आता रहता है, और ये पूरा क्लास रिकॉर्डिंग होता है जो कि यूट्यूब पे जाता है। तो सही है, रहने दीजिए। हम खुद ऑडियो बंद करके पढ़ाने के फेवर में नहीं रहते हैं, लेकिन जब चीजों को एक बार बताया जाए, 2 बार बताया जाए, तो चीजों को समझ में भी आना चाहिए प्रत्येक लोगों को। ये किंग डिमांड कर्व है, और ये किंग डिमांड कर्व को हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे वाई एक्सिस पे प्राइस को मेजर कर रहे हैं और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं। अब एक पॉइंट और हम लोगों ने लिखा था कि इस मार्केट में प्राइस रिजिडिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। प्राइस रिजिडिटी का मतलब होता है कठोरता, कि आप मूल्य में इतनी आसानी से बदलाव नहीं कर सकते हैं। जैसा मैंने किंक का मतलब बताया था, किंक का मतलब होता है बेंड, बेंड का की हिंदी होती है मोड़। तो यहाँ पे किंक का काम क्या है कि ये एक ओलिगोपोली फर्म के डिमांड कर्व के डायरेक्शन को चेंज कर देता है। अगर आप देखिए, ये जो बेंड है, किंक है, उसके पहले डिमांड कर्व फ्लैट स्लोप का है और उसके नीचे वो स्टीप स्लोप का है, यानी कि इसने इसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया। या हम लोग यूं भी कह सकते हैं कि ये जो किंग डिमांड कर्व है या जो किंक है, वो एक ओलिगोपोली फर्म के डिमांड कर्व को 2 हिस्सों में बांटता है, एक अपर हिस्सा, दूसरा लोअर हिस्सा। जो अपर हिस्सा होता है उसको हम लोग कहते हैं ईडी, उसको हम लोग कहते हैं ईडी ग्रेटर देन 1। ईडी ग्रेटर देन 1 का मतलब हो गया डिमांड इलास्टिक है, और इसको हम लोग कहते हैं ईडी लेस देन 1, इसको हम लोग कहते हैं डिमांड इन इलास्टिक है। थोड़ा सा इलास्टिक और इन इलास्टिक के कॉन्सेप्ट को हम लोग दोबारा से रिकॉल कर लें। इलास्टिक का मतलब होता है जहां पे कंज्यूमर अपने प्रोडक्ट के डिमांड के साथ कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है, और इन इलास्टिक का मतलब हुआ कि जहां पे कंज्यूमर अपने प्रोडक्ट के साथ या उसके डिमांड के साथ कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पे जब ईडी ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोपोर्शनेट चेंज, जितना चेंज प्राइस हो रहा है उसके मुकाबले, जितना चेंज प्राइस में हो रहा है उसके मुकाबले क्वांटिटी डिमांडेड में चेंजेस ज्यादा है। यहाँ पर क्या, ईडी लेस देन 1 का मतलब क्या हो गया कि क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज है वो लेस है देन चेंज इन प्राइस। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज है वो मोर देन चेंज इन प्राइस, यानी कि प्राइस के मुकाबले क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा से चेंजेस हो रहा है। अब आइए इसको हम लोग समझते हैं। ये जो किंक है, उस किंक को हमने वाई एक्सिस पे मिलाया, और ये जिस पॉइंट पे मिलता है उस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं पी। तो पूरे मार्केट में अभी जो सारे फर्म है 2 से 10, वो सारे लोग अपने प्राइस को स्टेबल रखे हुए पी पे। अब क्या हुआ, एक फर्म है जिसने ये सोचा कि भाई इस प्राइस पे बेच रहे हैं, कुछ मजा नहीं आ रहा, प्रॉफिट नहीं हो रहा, थोड़ा सा हम प्राइस बढ़ाते हैं और कम ही माल बेचेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसने क्या किया, अपने प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ा दिया। अब सुनिएगा ध्यान से, उस फर्म ने अपने प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ा दिया इस उम्मीद में कि भाई इतने कम प्राइस पे उसको प्रॉफिट कम हो रहा है, इतना मेहनत होता है, कम कम प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए उसने ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए उसने प्राइस को बढ़ाया। और उसको मालूम था कि भाई जब वो प्राइस बढ़ाएगा तो उसके प्रोडक्ट का क्वांटिटी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे सारे फर्म या हर चीज इंटरडिपेंडेंट है। अगर एक फर्म ने प्राइस बढ़ा दिया, एक फर्म ने प्राइस बढ़ा दिया, तो कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर के पास वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट होमोजीनियस भी है, सिर्फ इसी फर्म के पास वो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा,
प्रोडक्ट वैसा बहुत जगह पर मिलेगा और उस जैसा सब्स्टिट्यूट भी मार्केट में मिलेगा। इसलिए कंज्यूमर के पास वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट है। वो क्या करता है कि इस सेलर को छोड़ देता है, जिसने प्राइस बढ़ाया उस सेलर के प्रोडक्ट के पास कंज्यूमर जाना ही बंद कर देता है। तो होता क्या है कि जिस प्रोपोर्शन में इसने प्राइस बढ़ाया उससे ज्यादा प्रोपोर्शन में इसका डिमांड कम हो गया। अब क्या हुआ, वही सेलर दोबारा से ये दिमाग लगाता है कि क्यों नहीं हम लोग प्राइस को थोड़ा कम कर दें, प्राइस कम करके देखते हैं। जैसे ही प्राइस कम करेंगे सारा कंज्यूमर मेरे पास आ जाएगा, हमको प्रॉफिट ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि मेरा सेल्स बढ़ जाएगा। तो हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था, इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस। तो अब ये जो इंटरडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट है, इस इंटरडिपेंडेंस के कॉन्सेप्ट में क्या होगा कि जैसे ही आपने प्राइस घटा दिया, बाकी भी फर्म क्या करेगा, अपने अपने प्रोडक्ट के प्राइस को घटा देगा। बाकी भी फर्म अपने अपने प्रोडक्ट के प्राइस को घटा देगा। तो जैसे ही बाकी भी फर्म अपने प्रोडक्ट के प्राइस को घटा दिया, तो कंज्यूमर, किसी का कंज्यूमर किसी के पास गया नहीं, सबका कंज्यूमर सबके पास आके स्टैटिक हो गया, स्टेबल हो गया। क्यों? क्योंकि सबका प्राइस कम हो गया। इसलिए कंज्यूमर को कहीं दूसरी जगह जाने से कोई अतिरिक्त लाभ हो, ऐसा है नहीं। तो इसलिए हम लोग क्या देखते हैं कि ओलिगोपोली मार्केट में जो एक बार प्राइस फिक्स हो गया, उसमें इतनी आसानी से आप प्राइस को ऊपर या नीचे नहीं कर सकते हैं, जब तक कि सारे लोग मिल बैठ के एक कॉमन फैसला न करें कि चलिए ठीक है, अब हम लोग को प्राइस बढ़ा देना चाहिए या प्राइस घटा देना चाहिए। तो जब तक ये कॉमन पॉलिसी नहीं बनेगी, कॉमन प्लानिंग नहीं होगा, तब तक प्राइस को बढ़ाने और घटाने का कोई इंसेंटिव किसी भी सेलर के पास नहीं है। और यही रीजन है कि ओलिगोपोली मार्केट में प्राइस रिजिड होता है, प्राइस रिमेन्स रिजिड। क्लियर है? यस सर। यस सर। Yes. यस सर। हाँ, तो इसी को कहते हैं किंग, इसी को कहते हैं किंग डिमांड कर्व। दिस इज व्हाट इज नोन एज किंग डिमांड कर्व। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर आप अभी बताएं कि अगर एक फर्म प्राइस बढ़ाता है तो उसके जो कंज्यूमर्स होते हैं वो दूसरे सेलर्स के पास चले जाते हैं और इससे उसका जो सेलिंग होता है वो कम हो जाता है। तो सर और फिर जब वो प्राइस कम करता है तो बाकी के अदर सेलर्स भी होते हैं, वो प्राइस कम कर देते हैं, जिससे सारे कंज्यूमर सस्टेबल होते हैं। पर सर अगर एक फर्म प्राइस बढ़ाता है तो बाकी के फर्म्स भी तो प्राइस बढ़ा सकते हैं। बाकी के फर्म बिल्कुल प्राइस बढ़ा सकते हैं, बहुत वैलिड क्वेश्चन था ये। बाकी के फर्म भी प्राइस बढ़ा सकते हैं, लेकिन उनको प्राइस बढ़ाने के लिए थोड़ा मौका चाहिए। जब तक लोग प्राइस बढ़ाएंगे नहीं, इतनी आसानी से नहीं हो सकता ना प्राइस बढ़ाना। लोग देखेंगे प्राइस, उनका प्रोडक्ट उस लायक है कि नहीं, प्रोडक्ट बढ़ाने के लायक, मतलब प्राइस बढ़ाने के लायक है कि नहीं, वो किस 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 जगह पे ऑपरेट कर रहे हैं, सिचुएशंस को स्टडी करना पड़ेगा। जहाँ पे वो लोग हैं वहाँ पे कंज्यूमर्स का इनकम लेवल देखना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको उनको एनालाइज करना पड़ेगा। अचानक से किसी दूसरे ने प्राइस बढ़ा दिया तो आप भी प्राइस बढ़ा दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट विल टेक सम टाइम, राइट। तो वो जो टाइम जो लगेगा, उस टाइम में जिस सेलर ने प्राइस बढ़ाया और वो ये सोचता है कि भाई हम तो सभी प्रोडक्ट को बेच लेंगे, मेरे पास कंज्यूमर आ जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स होगा वहां पर। कंज्यूमर उसके पास नहीं आएंगे, कंज्यूमर्स के पास वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है, इसलिए कंज्यूमर वहां पे शिफ्ट कर जाएंगे। बट सर ओलिगोपोली मार्केट में कोई सिंगल सेलर खुद से प्राइस बढ़ा भी तो नहीं सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, बढ़ा सकते हैं, क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। हम ग्रुप बिहेवियर नहीं करेंगे, हमको ग्रुप बिहेवियर से अलग होना है। हम मार्केट में कॉम्पीट करेंगे, हम कॉमन पॉलिसी फॉलो नहीं करेंगे। एक जनरल परसेप्शन है ना कि भाई कॉमन पॉलिसी होगी, अगर हमको नहीं फॉलो करना है तब हम क्या करेंगे, तब बढ़ा सकते हैं या घटा भी सकते हैं उस टाइम में प्राइस। हाँ 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 बिल्कुल। लेकिन इतनी आसानी से अगर आपने प्राइस बढ़ा दिया और प्राइस बढ़ा के सारा कस्टमर आपके पास रह भी गया, तो ऐसा इतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। चलो ठीक है, तो जो बचा हुआ है फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आगे। गवर्नमेंट पॉलिसी अप्लाई होता है फ्राइडे, किसमें सर? ये रोल नंबर 10। यस सर। रोल नंबर 10 इज इट यस सर।
यस सर, डन सर। ठीक है, हाँ ठीक है। तो ओलिगोपोली जो है, तो ओलिगोपोली मार्केट में गवर्नमेंट पॉलिसी अप्लाई किस कॉन्टेक्स्ट में आप पूछ रही हैं? आप कुछ बताइए। सर जैसे प्राइस अगर बढ़ाना है या फिर घटाना है, क्योंकि गवर्नमेंट भी तो कुछ रूल सेट करती नहीं होगी नहीं किसी नहीं प्राइस नहीं को नहीं लेके। नहीं 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 नहीं